तो अभी हमने बात की कि पोर्टुगीज भारत कैसे आए थे। तो भारत आने वाले जो व्यापारी थे उनमें से पोर्टुगीज सबसे पहले थे। उसके बाद आई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कैसे हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले उस कंपनी का एक बंदा आता है जिसका नाम है जॉन माइल्डन हॉल। तो वो स्पेशली आता है इंडियन मर्चेंट से जो है व्यापार करने के लिए। लेकिन वहाँ यहाँ आकर देखता है कि यहाँ का सिस्टम क्या है। अब उसको सिस्टम समझ आ जाता है कि बिजनेस इजीली हो सकता है, सस्ती की चीज़ खरीदी, महंगी वहां जाकर बेच दी और बढ़िया बिजनेस जो है पैसे वो जो है करोड़ों में खेल सकता है। ठीक है। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो इंग्लिश मर्चेंट की एक ग्रुप थी और उस ग्रुप को कहा जाता मर्चेंट एडवेंचर्स। 1599 में ये कंपनी बनी थी। 1599 में जब ये कंपनी बनी थी तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। ठीक है। उसके बाद जब वो बिजनेस करने के लिए भारत आते हैं तो सोचते हैं कि अब हमें परमिशन की जरूरत होगी, क्योंकि दूसरे देश में जाकर जो है बिजनेस करना बिना परमिशन के काफी रिस्कफुल हो सकता है। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी जो वहाँ के शासक थे वहां से परमिशन लेते हैं। तो क्वीन एलिजाबेथ वहाँ की शासक थी उस टाइम, तो वो इजाजतनामा दे देती है कंपनी को कि जाइए और आप 1600 को इजाजतनामा दिया जाता है और बोलती हैं कि आप इसमें जाकर 15 साल तक जो है ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ठीक है। वो भारत आ जाते हैं। अब भारत आ गए हैं तो भारत की जो सुल्तान थे या नवाब थे या शाहजहाँ थे उनसे भी परमिशन लेना जरूरी था। तो वो क्या करते हैं 1608 में जो है सूरत में फैक्ट्री डालने की सोचते हैं। अब परमिशन नहीं थी तो वो अपने कैप्टन हॉकिंस, एक बंदा था उनका, उसको भेजते हैं जहांगीर के पास कि जाओ और परमिशन लेके आओ। जहांगीर उस टाइम परमिशन नहीं देता है। जहांगीर परमिशन देता है 1613 में। 1613 में जहांगीर ने परमिशन दे दी तो ब्रिटिश जो है अपनी कंपनी वहां पर लगा देते हैं। बिजनेस उनका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, पैसा अच्छा मोटा उनको मिलने लग जाता है। पैसा उनको मोटा मिलने लगा तो एक व्यापारी जो है लालची होने लग जाता है जब उसको बिजनेस में ज्यादा फायदा होने लग जाता है किसी में। तो अब वो और फैक्ट्रीज भारत में डालना चाहते हैं ताकि और ज्यादा बिजनेस कर सके और ज्यादा पैसा कमा सके। तो 1613 के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो जहांगीर के पास जो है वापस जाने वाले हैं और उससे दोबारा परमिशन लेने वाले हैं। तो वो अपने एक बंदे को भेजते हैं 1615 में, थॉमस रॉय उसका नाम था। वो जहांगीर से जाकर मिलता है। और थॉमस रॉय के बारे में एक बात हम आपको बता दें कि थॉमस रॉय ब्रिटिश का एक बहुत ही फेमस राजनीतिक कूटनीति रखने वाला व्यक्ति था। उसे राजनीति की बहुत ज्यादा समझ थी। उसको भेज देता है जहांगीर के पास। वो जाता है, जहांगीर को अपनी बातों में फंसाता है, उसे थोड़ा लालच देता है कि ये टैक्स हम आपको दे देंगे, ये फैसिलिटीज हम आपको देंगे। जहांगीर मान जाता है। अब पैसे के लिए, दौलत के लिए, शोहरत के लिए तो वो मुसलमान भारत आए थे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो मान जाता है तो वो कहता है कि आप मेरी सल्तनत में या जहां तक मैं राज करता हूँ वहां में कहीं भी जाकर जो है अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं। इस चीज की परमिशन मैं आपको देता हूँ। ठीक है जी, परमिशन उसको मिल जाती है। अब बात करते हैं कि परमिशन मिलने के बाद जब इस जहांगीर ने ब्रिटिश को परमिशन दे दी कि जाओ फैक्ट्रियां लगा लो, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ कहाँ जाकर फैक्ट्रीज लगाई वो हम बात करते हैं। तो 1913 में सूरत, गोवा और अहमदाबाद में फैक्ट्रीज लग चुकी थी। मसूलीपट्टनम 1611 में लगी थी। अरमा गांव ये 1626 में लगी थी। एक्वायर्ड बॉम्बे फ्रॉम चार्लिस टू। अब जैसा कि हमने बताया था कि पोर्टुगीज की जब ब्रिटिश से लड़ाई हो जाती है तो वो ब्रिटिश से अपनी जो है दोस्ती करने के लिए इसको रिश्तेदारी में बदलते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी बेटी की शादी चार्लिस टू से करा देते हैं और बॉम्बे उसको दहेज में दे देते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई थी। अब जो दहेज में चार्लिस टू को वो मिला था, चार्लिस टू था इंग्लैंड का बंदा, तो ब्रिटिश को वो अपनी जो है बॉम्बे दे देता है कि जाओ ले लो। वो उसको 10 पाउंड एनुअली का जो है लालच देते हैं कि हम आपको साल का 10 पाउंड एनुअली देंगे, ऐसे हमको दे दीजिए। तो ऐसा ही होता है। तो ब्रिटिश क्या करते हैं, ब्रिटिश बॉम्बे को अपना हेडक्वार्टर बना देते हैं। ठीक है। उसके बाद 1613 में उड़ीसा में एक जगह थी हरिहरपुर, उसको कैप्चर कर लेते हैं। बालासुर, पटना, उसमें जो अपनी फैक्ट्री डाल देते हैं। और बंगाल के भी कई सारे प्लेसेस में ब्रिटिश अपनी फैक्ट्रीज डालना स्टार्ट करते हैं। एक प्रदेश था भारत में उस समय गोलकोंडा।
भारत का मैप जैसे अभी दिखता है ऐसे नहीं था, पहले चेंज था, लेकिन अभी समझने के लिए आप उसी को माइंड में रखना। तो गोलकोंडा जो कि तेलंगाना में अब है, वो भी अलाउ कर देता है ब्रिटिश को कि जाइए आप जो है मेरे को टैक्स दीजिए, रेंट दीजिए, मैं आपको फैक्ट्रीज लगाने की जो है इजाजत देता हूँ। तो 1632 में गोलकोंडा में भी ब्रिटिश अपनी कंपनियां लगा लेती हैं। उसके बाद बात करते हैं 1689 की। अब बिजनेस बढ़िया चल रहा था ब्रिटिश का, परमिशन जागीर से मिली गई थी, कंपनियां बहुत सारी लगा ही ली थी और बढ़िया पैसा कमा रहे थे। उसके बाद उनका एक बच्चा होता है, ठीक है, वो एक शरारत कर देता है। क्या शरारत करता है? जोशिप चाइल्ड टू उसका नाम था। 1689 में वो गलती करता है कि मुगल्स की 2 शिप्स को जो है कैप्चर कर लेता है। अब औरंगजेब की वो जो है शिप्स थी, औरंगजेब काफी शक्तिशाली जो है बादशाह था उस टाइम पे। तो औरंगजेब क्या करता है, उनकी फैक्ट्रीज को बंद करवा देता है कि बंद करो फैक्ट्रीज फैक्ट्रीज, मेरे से मेरे इलाके में आके मेरे से पंगा ले रहे हो। तो वो सूरत, विशाखापट्टनम, मसूलीपट्टनम, कई सारे जगह की उनकी फैक्ट्रीज जो है सीज कर देता है। जोसेफ चाइल्ड को बड़ी गलती फील होती है कि बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। तो वो जाता है औरंगजेब के पास, औरंगजेब के पास जाता है, बोलता है मेरे को माफ कर दो, मेरे से गलती होगी, कुछ ले दे के जो है ये केस खत्म करो। औरंगजेब को पैसा ही चाहिए होता है, वो उससे पैसे ले लेता है और बोलता है कि आगे से हमसे उलझने की जरूरत नहीं है, और जाओ पैसे दो और अपना बिजनेस चालू करो, खोल लो अपनी कंपनियां। ठीक है जी, कोई बात नहीं। जोसेफ उसे पैसे देता है, अपना काम करवाता है और वहां से निकल जाता है। उसके बाद जॉब चार्नोक, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जॉब चार्नोक, ठीक है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसका एक ये बंदा था। वो क्या करता है, वो बंगाल के सूबेदार से, बंगाल का सूबेदार था मुगल आजिम उस्मान उसका नाम था, उसे क्या करता है जिम्मेदारी राइट्स ले लेता है। ठीक है, 3 विलेजेस की जिम्मेदारी राइट्स ले लेता है, सुतानटी, कौलीकट्टा और गोविंदपुरी। तो कालीकट्टा जो बाद में है वो बाद में जाकर बनता है कोलकाता। ठीक है, और सुतानटी में जो है एक फैक्ट्री डाल देता है जिसका नाम रखता है फोर्ट विलियम। तो फैक्ट्री डालता है 1700 में। ठीक है, और 1698 में ये विलेजेस वो जो है मुगल आजिम उस्मान से लेता है। तो ये डेट से याद रखना कि 1698 में वो जो है विलेजेस लेता है, 1700 में सुटानाटी में वो जो है अपनी फैक्ट्री डाल देता है जिसका नाम रखता है फोर्ट विलियम। और एक चीज याद रखना कि जो ये नाम है जॉब चार्नोग, जब भी कोलकाता के फाउंडर्स की या कोलकाता के खोज की या कोलकाता को बनाने की बात आती है तो एक पॉइंट जॉब चार्नोक को भी जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं अगले एक केस की, क्या होता है उसके बाद। जो फारूक सियार होता है, फारूक सियार होता है वो जहांगीर के बेटे का भतीजा होता है। ठीक है, फारूक सियार वैसे बहुत ही पागल राजा था। क्यों पागल था हम आपको बताते हैं। फारूक सियार को जो है एक बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, दवाइयां भी उसको ठीक नहीं कर पाती हैं। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज्यादा लाचार फील करता है। लेकिन ब्रिटिश का एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर विलियम हैमिल्टन, उसको बुलाया जाता है और वो जो है फारूक सियार को जो है ठीक कर देता है। अब फारूक सियार ठीक हो गए तो खुश हो जाता है, बोलता है मांगो क्या मांगते हो। बादशाह था ना, राजा था ना, बोल सकता था, बड़े लोग है ना। वो बोलता है कि मांगो क्या मांगते हो। विलियम हैमिल्टन बहुत होशियार, वो क्या करता है, वो कहता है कि हमें बिना टैक्स के अपनी कंट्री में बिजनेस करने की आप हमें इजाजत दे दो। ठीक है, वो राजी तो था ही, मान जाता है। 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना टैक्स दिए जो है बिजनेस करने की आजादी मिल गई थी। तो ये रीजन था एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मजबूत होने का भारत में। अब आगे बढ़ते हैं। इस घटना के बाद हम बात करते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका सिस्टम कैसे काम करता था। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे वो लंदन से जो है ऑर्डर दिया करते थे, लंदन से कंट्रोल किया करते थे। मेन अथॉरिटी हमारी इंडिया में थी नहीं, मेन अथॉरिटी बैठा करती थी लंदन में, और लंदन में ही बैठकर काफी सारे देशेस, इंडिया के अलावा और सारे देशेस भी थे, उनमें भी बैठकर जो है बिजनेस को देखा करती थी। इस कंपनी का एक रूल था कि जो इस कंपनी के मेंबर्स नहीं हैं उन्हें अलाउड नहीं है उन देश में जाकर जो है व्यापार करना जिस देश में ये कंपनी जो है व्यापार कर रही है, ट्रेड कर रही है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जाया करते थे और उन लोगों को ये बोला करती थी इंटरलूपर्स। लेकिन 1694 में इन इंटरलूपर्स को भी जो है एलिजाबेथ आजादी दे देती है कि कोई भी जाकर अव्यापार कर सकता है।
हालांकि जो ये कंपनी होती है इसको बड़ा आघात लगता है कि आपने ऐसा क्या क्यों कर दिया, क्योंकि क्वीन ने ही उन्हें पहले अधिकार दिया था कि आप जाइए और बिजनेस कीजिए, और क्वीन ही ये कह देती कि अब कोई भी जाओ और बिजनेस करो। हालांकि उनकी थोड़ी कहासुनी होती है, लेकिन बाद में 1708 में जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी और बाकी के जो लोग थे, इंटरलूपर्स जो थे, वो दोनों राजी हो जाते हैं और अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कैसी आई, यहाँ तक की कहानी यहाँ पे मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं ब्रिटिश के बाद डच भारत में कैसे आए थे।